हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 6 द्वितीय क्रियाओं में औद्योगिक प्रदेशों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। द्वितीय क्रियाओं से संबंधित यह 9वां वीडियो है, 9th वीडियो है। इससे पहले हम लोग द्वितीय क्रियाओं से संबंधित विषय बिंदुओं को पिछले कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। द्वितीय क्रियाओं के सीरीज का यह 9th लेक्चर वीडियो है। इसमें हम लोग बृहत औद्योगिक प्रदेशों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। बृहत औद्योगिक प्रदेशों के वर्गीकरण को जानने से पहले यहाँ पर इस स्लाइड में दो समूह में फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं। एक समूह में दिखाया गया है कि यहाँ पर ऊंची ऊंची चिमनियां से निकलते धुएं दिखाए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विशाल पैमाने पर फैले औद्योगिक कचरे को दिखाया गया है। साथ ही साथ औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल को दिखाया गया है। और दूसरे समूह में दिखाया गया है कि उच्च तकनीकी वाले यंत्रों की सहायता से विनिर्माण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ शोध कार्य के माध्यम से साफ सुथरे कार्यालय में कार्य किया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार के प्रदूषण की समस्या को नहीं दिखलाया गया है। तो आज का विषय बिंदु हम लोगों का यही है कि बृहत औद्योगिक प्रदेशों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला है परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश तथा दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश। इन दोनों प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो बिना विलंब के आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और देखते हैं बृहत औद्योगिक प्रदेश के वर्गीकरण। बृहत औद्योगिक प्रदेश का वर्गीकरण विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का उनके बृहत पैमाने पर किए गए विनिर्माण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। इस आधार पर औद्योगिक प्रदेशों का बृहत औद्योगिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया जाता है बृहत पैमाने पर किए गए विनिर्माण के आधार पर। और इस आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहला कौन सा भाग है? परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश और दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश। अब ये जो दोनों औद्योगिक प्रदेश हैं, इन दोनों औद्योगिक प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं हम लोग देखते हैं विस्तार पूर्वक। तो पहले बिंदु की ओर पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो है परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश। इस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं जिसका विकास कोयला खदानों के समीप होता है, क्योंकि भारी उद्योग में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला होता है। परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश का विकास कहाँ होता है? कोयला के खदानों के समीप, क्योंकि परंपरागत औद्योगिक इकाइयों का प्रमुख ईंधन का साधन कोयला ही होता है। अतः इन औद्योगिक इकाइयों को इस कच्चे माल के समीप स्थापित किया जाता है। इसे भारी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अधिक पैमाने पर कच्चे मालों की आवश्यकता होती है तथा उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अंतर्गत परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत धातु पिघलाने वाले उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, रसायन उद्योग तथा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को शामिल किया जाता है। इसे धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहा जाता है। परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेशों को क्या कहा जाता है? धुएं की चिमनी वाला उद्योग, क्योंकि ये जो उद्योग होते हैं इनमें ऊंची ऊंची चिमनियां लगी होती है जिससे विशाल पैमाने पर हमेशा धुआं निकलते रहता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इन उद्योगों में रोजगार का अनुपात उच्च होता है। इसमें रोजगार श्रमिकों की संख्या अधिक लगती है और अत्यधिक श्रमिक कार्य करते हैं। रोजगार का अनुपात उच्च होता है। इन उद्योगों के आसपास सघन जनसंख्या जैसे तैसे रहने लगती है, जिसमें घटिया प्रकार के घरों का घनत्व अधिक विकसित हो जाता है। इन उद्योगों के विकास होने के बाद इसके आसपास
जनसंख्या निवास करना शुरू कर देती है। रोजगार के कारण रोजगार करने वाले श्रमिकों के परिवार आकर के इस उद्योग इकाइयों के आसपास बसना शुरू कर देते हैं जैसे तैसे, और जिसके कारण घटिया प्रकार के घरों का घनत्व अधिक विकसित हो जाता है। इसके साथ इनमें सेवाएं अपर्याप्त पाई जाती है। अन्य प्रकार की सुविधाएं वहां विकसित नहीं हो पाता है, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली। ये जो है जैसे तैसे लोग बस जाते हैं और सड़क, पानी, बिजली आदि की सेवाएं में घोर कमी देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों के आसपास वातावरण अनाकर्षक होता है, जिसमें गंदगी का ढेर और प्रदूषण होता है। धीरे धीरे विश्वव्यापी मांग कम होने तथा खनिजों के अभाव के कारण कारखाने बंद होने लगे हैं। इस प्रकार के उद्योग क्या होने लगे हैं? बंद होने लगे हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है और परित्यक्त भूमि अनुपयोगी हो जाता है। परित्यक्त भूमि कौन सा होता है? जहां पर उद्योग लगाए जाते हैं और खनन के माध्यम से खनिज निकाला जाता है, तो वह जो भूमि होता है किसी कार्य लायक नहीं रह जाता है। ना उसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, ना अवसंरचना कार्य किया जा सकता है, या बेकार भूमि हो जाती है। इसी को परित्यक्त भूमि कहा जाता है। परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेशों के प्रमुख उदाहरण जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र है। इसके विषय में हम लोग जानते हैं। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र परंपरागत बृहत औद्योगिक प्रदेशों का अच्छा उदाहरण है। यह क्षेत्र लंबे समय तक यूरोप का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश रहा है। पूरे यूरोप का यह प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में गिना जाता है। यहाँ कोयला, लोहा का विशाल भंडार होने के कारण इस क्षेत्र में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कोयला तथा लौह अयस्क समाप्त होने के कारण, क्योंकि यह औद्योगिक प्रदेश काफी पुराना औद्योगिक प्रदेश है और अधिक समय से इसमें खनन कार्य होने से कोयला तथा लौह अयस्क समाप्त होने लगे हैं और धीरे धीरे औद्योगिक इकाइयां बंद होने लगी है। कुछ औद्योगिक इकाइयां जल मार्ग से आयातित कच्चे माल पर निर्भर हैं। कुछ औद्योगिक इकाइयां जो अभी चल रही है उसके लिए कच्चे माल जल मार्ग के माध्यम से आयात किया जाता है और इन उद्योगों में लगाया जा रहा है। रूहर क्षेत्र जर्मनी का 80% लोहा इस्पात का उत्पादन करता है। जर्मनी का लगभग 80% तक लोहा इस्पात का उत्पादन रूहर औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। इस क्षेत्र में खनिजों की कमी आने के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। खनिज में कमी इस कारण से आ गया है, बहुत समय पहले से यहाँ पर खनिजों को दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण खनिज पदार्थ चूंकि सीमित होते हैं और वह खत्म होने लगा है। अब यह क्षेत्र प्रदूषण तथा औद्योगिक अपशिष्टों की समस्या झेल रहा है। प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण की समस्या से झेल रहा है। साथ ही साथ औद्योगिक अपशिष्टों, उद्योग से निकलने वाले जो कचरा होते हैं उसकी समस्या से यह क्षेत्र, रूहर क्षेत्र ग्रस्त हो गया है। अब इस प्रदेश में औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन हो गया है, जिसमें लोहा इस्पात के स्थान पर स्वच्छंद उद्योग जैसे ओपल कार बनाने वाला विशाल कारखाना, नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय आदि का विकास हुआ है। साथ ही साथ पूर्व से बृहत बाजार होने के कारण एक नए रूहर औद्योगिक क्षेत्र या भूदृश्य का विकास हुआ है। अब इस औद्योगिक प्रदेश को नए रूहर औद्योगिक क्षेत्र या भूदृश्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग, भारत में जमशेदपुर परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश का अच्छा उदाहरण है। भारत में जमशेदपुर और संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश का अच्छा उदाहरण है। दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा प्रकार है उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहत औद्योगिक प्रदेश। विनिर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग नवीनतम पीढ़ी के उद्योग है। इसका विकास पिछले कुछ दशकों से तीव्र गति से हुआ है। इन उद्योगों में उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी या तकनीक की आवश्यकता होती है। ये जो उच्च प्रौद्योगिकी वाले
बृहद औद्योगिक प्रदेश होते हैं। यहाँ पर उच्च कोटि की प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इन उद्योगों में उन्नत वैज्ञानिक के गहन शोध एवं विकास से वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। किस प्रकार का निर्माण किया जाता है? वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों को निर्माण किया जाता है। इसमें अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्र के द्वारा संपन्न किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों में कंप्यूटर एवं यंत्रों के अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है मानव श्रम के स्थान पर। इस प्रकार के कार्य करने के लिए उच्च कोटि के श्रमिक अर्थात कुशल, दक्ष और प्रशिक्षित श्रमिक महत्वपूर्ण विशेषता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का। कुशल, दक्ष एवं प्रशिक्षित श्रमिक की आवश्यकता होती है। साथ ही कंप्यूटर और यंत्रों के सहयोग से उत्पादन कार्य किया जाता है। इसमें श्रम शक्ति का अधिकांश भाग स्मार्ट व्यवसायिक जो उच्च दक्ष एवं विशिष्ट प्रकार के श्रमिक होते हैं, जिसे सफेद कॉलर कहा जाता है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि सफेद कॉलर किस उद्योग से संबंधित है, तो हम लोग इसका उत्तर क्या देंगे? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग से। सफेद कॉलर श्रमिकों के अलावा वस्तुओं के उत्पादन करने वाले कुशल और प्रशिक्षित श्रमिक भी होते हैं, जिसकी संख्या सफेद कॉलर श्रमिकों की संख्या से कम होती है। इन उत्पादक श्रमिकों को नीला कॉलर के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि नीला कॉलर श्रमिक किस प्रकार के औद्योगिक कार्यों में लगे होते हैं या किससे संबंधित है, तो हम लोग कहेंगे उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग में जो वस्तुओं को निर्माण कार्य में लगे होते हैं, उसको हम लोग नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानव, रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, निर्माण कार्य, वस्तुओं के निर्माण जैसे मोटर कार वगैरह, बाइक का निर्माण किया जाता है। धातु पिघलाने एवं शोध कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मतलब कंप्यूटर के माध्यम से नियंत्रित, एवं रासायनिक व औषधीय उत्पादन, औषधीय दवाइयों का उत्पादन भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योग। उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक प्रदेश में विशाल भवने, कारखाने एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक साफ सुथरे कार्यालय एवं प्रयोगशालाएं देखने को मिलता है। यह बहुत बड़ी विशेषता है। वर्तमान समय में स्थानिक एवं प्रादेशिक विकास की योजनाएं बन रही है तथा नियोजन व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान समय में विभिन्न स्थानों व स्थानिक विकास के लिए इस तरह की योजनाएं बन रही है। उच्च प्रौद्योगिकी वाले बृहद पैमाने के उद्योग के अंतर्गत प्रौद्योगिकी ध्रुव, इसे टेक्नोपोल कहा जाता है। यह ऐसे औद्योगिक केंद्र होते हैं जिसमें नवीनतम प्रौद्योगिकी और उद्योगों के उत्पादन के लिए नियोजित तरीके से प्रौद्योगिकी ध्रुव का विकास किया जाता है। यह ऐसे औद्योगिक केंद्र होता है जिसमें नवीनतम तकनीक उपयोग करके नियोजित तरीके से औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे ही औद्योगिक केंद्रों को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक कार्यों का प्रतिफल, औद्योगिक पार्क, विज्ञान नगर, उच्च तकनीकी औद्योगिक संकुल को शामिल किया जाता है। प्रौद्योगिकी ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन घाटी एवं सिएटल के समीप सिलिकॉन वन, भारत में बेंगलुरु तथा हैदराबाद इसका अच्छा उदाहरण है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली या घाटी कहा जाता है। यह भी प्रश्न आता है कि भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। ऐसे प्रौद्योगिकी ध्रुवों का विकास विश्व के अधिकांश बृहद महानगरों में हुआ है, जैसे लंदन, पेरिस, मिलान, टोक्यो, शंघाई, मॉस्को, सिंगापुर आदि के आसपास केंद्रित हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और भूगोल से संबंधित और विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।